1929 में 1929 कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर। कहां पर होता है? पहली बार अध्यक्ष बनते जवाहरलाल नेहरू। कौन अध्यक्ष बनते? कौन से साल का अधिवेशन है? 1929 दिसंबर के महीने में। कांग्रेस के ज्यादातर अधिवेशन दिसंबर में होते, साल के लास्ट में हुआ करते। लाहौर में अधिवेशन है, नेहरू जी उसके क्या है? अध्यक्ष। नेहरू जी जब वो अपना अध्यक्ष वाला भाषण उसमें देते हैं, नेहरू जी बोलते हैं कि मैं आप सब देशवासियों को लेकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। इस आंदोलन का नाम होगा सविनय अवज्ञा। हम अंग्रेजी सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? पूरी आजादी, टोटल इंडिपेंडेंस। अब हमें पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप ये सब स्वीकार कर ले कि हमारा अंग्रेजी सरकार के साथ आप कोई भी लेना देना, हम अंग्रेजी सरकार से हमारे तमाम संबंध विच्छेद करते हैं, सभी प्रकार के रिलेशन समाप्त करते हैं। अब हम आजाद हैं, अब हम आजादी की मांग कर रहे हैं, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। और मैं सारे मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि आने वाले महीने की लास्ट संडे को हम अपने घरों पर भारत का झंडा फहरा देंगे। आने वाले महीने के लास्ट संडे को हम हमारे घरों पर भारत के झंडे का मतलब कांग्रेस का झंडा, भारत के झंडे का मतलब अधिवेशन हो रहा है दिसंबर, तो आने वाला महीना कौन सा होगा? जनवरी। लास्ट संडे पड़ रहा था 26, लास्ट संडे कब पड़ रहा था? तो 26 जनवरी 1930 को हमने आजादी का दिन मना लिया था। कब मना लिया था? 26 जनवरी 1900। इसके बाद हर साल 26 जनवरी पर हम झंडे फहराते। फिर 26 जनवरी 1931 आई, झंडे फहराए। वैसे ही 26 जनवरी 1932 आई, तब जोधपुर में झंडा कौन फहरा गया? जगनराज। ये उस समय बड़ी बात थी, क्योंकि जोधपुर अंग्रेजों का दोस्त है, और जोधपुर के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भारत का झंडा फहराना अपने आप के अंदर राजा की आज्ञा का उल्लंघन है, और उस समय इसने एक काम किया। आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि आप कोचिंग से बाहर निकल के पाकिस्तान का झंडा फहरा दो। आज ये काम करना जैसे जोखिम भरा ना, वैसे ही उस टाइम ये काम था। मतलब आप यदि बाहर जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दो तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। 3 दिन तक तो घर वालों को नहीं पता चलेगा हो कहां, और 3 दिन बाद जब आपको छोड़ा जाएगा तो आप घर वालों को नहीं बता पाओगे कि मैं सीधा क्यों नहीं सो पा रहा हूं, है ना। हालत ये कर देंगे पुलिस वाले मार मार के। तो वह सेम बात उस टाइम थी, तो उस टाइम भी नहीं फहराया जा सकता था। तो जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हमारी आजादी का दिन था 26 जनवरी। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी का दिन कौन सा था? 26 जनवरी। ये तो माउंटबेटन की लकी डेट थी 15 अगस्त। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था? माउंटबेटन। माउंटबेटन की लकी डेट क्या थी? इसलिए वो 15 अगस्त को आजाद कर गया अपने को। ये 15 अगस्त को आजादी उसकी लकी डेट के चक्कर में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन आपस में लड़ रहे थे? दुनिया के 3 देश एक तरफ थे, जर्मनी, जापान, इटली। कौन कौन से देश? बाकी पूरी दुनिया एक तरफ। तो जापान जब जर्मनी और इटली के साथ में आया तो जापान ने जर्मनी इटली को कहा, भाई वास्तव में विश्व युद्ध जिनको अपने कहते हैं ना, उनमें विश्व युद्ध जैसी कोई बात ही नहीं है, वो यूरोपियन युद्ध है। क्या है भाई? लड़ाई तो यूरोप के बीच में थी, जर्मनी फ्रांस की बनती नहीं थी। लड़ाई ये है, इसलिए जर्मनी के साथ इटली आ गया, फ्रांस के साथ इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड के साथ रशिया आ गया। लड़ाई उनकी थी। अपने तो इनके गुलाम हुआ करते, इनके उपनिवेश थे, इसलिए इनके चक्कर में लड़ने चले गए। बाकी अपना सीधा सीधा तो कोई भी लेना देना। तो जर्मनी इटली ने लड़ाई की घोषणा की तो जापान ने कहा कि जर्मनी इटली तुम तो यूरोप में लड़ लोगे, क्योंकि लड़ना तो इंग्लैंड फ्रांस से, वहां लड़ लोगे, मैं कैसे लड़ूं? मैं किससे लड़ूं? मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। तो जर्मनी इटली ने कहा कि तू एक काम कर, इस इंग्लैंड फ्रांस हॉलैंड ये जितने भी देश हैं, इन्होंने तुम्हारे एशिया में कब्जे कर रखे हैं। जैसे भारत पे इंग्लैंड का कब्जा था, ऐसे कहीं पे फ्रांस का कब्जा था, कहीं पे हॉलैंड का कब्जा था, तू कब्जे छुड़वा ले। तो जापान ने कहा ठीक है। तो जापान ने एक नारा दिया कि एशिया एशियाइयों के लिए, एशिया एशिया फॉर एशियंस, एशिया में केवल एशिया वाले राज करेंगे, बाहर वालों को राज करने का अधिकार, और मैं इन सबको भगाऊंगा। और वाकई जापान नीचे से लगा भाई उधर से उड़ाने के लिए। ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने नीचे वाले देश है यहां पर जीतता वही है। जहां पे इंग्लैंड सामने आया तो इंग्लैंड को रहा, फ्रांस सामने आया तो फ्रांस को रहा, हॉलैंड सामने आया तो हॉलैंड को। ऐसे लड़ते लड़ते आगे बर्मा। कहां तक आगे? बर्मा मतलब म्यांमार। म्यांमार तक ये लोग पहुंच गए। यहां पर जब ये लोग म्यांमार में पहुंच गए तो जापान में बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और जापान को लगा अपने तो सारे हार रहे हैं, मतलब अपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली है। उधर जर्मनी इटली तो फिर भी इंग्लैंड फ्रांस से हार रहे हैं, जापान तो हार भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो जापान ने कहा अपने ज्यादा शक्तिशाली अब कोई भी, तो किसी ने जापान को कहा कि नहीं अमेरिका, अमेरिका शक्तिशाली। जापान ने कहा अच्छा वो शक्तिशाली क्या, चलो चेक करते हैं। तो बैठे बैठे जापानियों के भगवान जाने क्या दिमाग में, जापानियों ने एक मिसाइल अमेरिका पे मार दी।
प्रशांत महासागर में मिसाइल चला गए, पर्ल हार्बर, एक द्वीप है उनका पर्ल हार्बर, उस पर मिसाइल चला गए। तो अमेरिका उनका ये कहां से आई? जापान का हमने फेंकी, हमने क्यों फेंकी? चेक कर रहे थे शक्तिशाली है या नहीं। उसने यार रोको रे, मैं बताता हूं तुमको। फिर अमेरिका आया उधर से, अमेरिका ने 2 गेंद फेंकी। कितनी गेंद फेंकी? एक 6 अगस्त को फेंकी हिरोशिमा पे, एक 9 अगस्त को फेंकी। बर्बाद किया जापान को, बर्बाद। और तब जापान ने सरेंडर किया कि धूड़ खाई, गलती हुई, आइंदा के बाद ऐसी कोई भी गलती हमें, भाई साहब बम छोड़ो, हम सेना ही नहीं रखेंगे। इसलिए जापान के पास आज दिन तक सेना नहीं है। अमेरिका ने कहा लिख नाक रगड़ तू, आज के बाद तू तो सूतली बम भी नहीं फोड़ेगा। जापानियों से ये तक लिखवाया हुआ इनसे। अब जापानी आ गए थे बर्मा तक, कहां तक आ गए थे? अब जैसे अमेरिका ने उधर बम डाले, जापान ने सरेंडर कर दिया। अब तक जापान जीत रहा था, बर्मा में जापान हारता है अंग्रेजों से। अंग्रेजों का जो जनरल जापान को हराता है, उस जनरल का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम है? उसने हरवाया, जापान से साइन करवाए, सरेंडर पे साइन करवाए। जिस दिन सरेंडर पर साइन करवाए गए वो तारीख है 15 अगस्त 1945। कौन सी तारीख है? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, 15 अगस्त 1945 को जापान का सरेंडर। 15 अगस्त 1945 जापान सरेंडर कर गया किसके सामने? माउंटबेटन। किसके सामने? उसी माउंटबेटन को 2 साल बाद इंडिया भेज दिया। और अंग्रेजों ने जिम्मेदारी देके भेजा कि तू जा और इंडिया को आजादी दे के आ। वो जब यहां पे आया तो उसने 3 जून को प्लान दे दिया, माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान कहता है कि भारत और पाकिस्तान 2 देश से बनाए जाएंगे। प्लान एकदम वो पारित हो गया। तो अब आजाद कब करें? वो एग्जैक्ट डेट कौन सी हो जब आजाद किया जाए? उसने कहा 15 अगस्त को करो। कब करो? जबकि उसको जो वो लाइन दी गई थी भाई कहां तक करना है, वो तो 30 जून 1948। अंग्रेजों के दिमाग में जो ढांचा था अपना, कब तक आजाद करना अपने को? 30 जून 1948। अब वो 3 जून को प्लान दे रहा है, 3 जून को प्लान दे रहा है। 30 जून तक, अगले 30 जून तक कभी भी किया जा सकता है अपने को, पर बीच में 15 अगस्त एक ही बार आ रहा है, क्योंकि अगली बार तो 30 जून से पहले पहले करना पड़ेगा, 15 अगस्त आएगा नहीं। तो उसने कहा इसी 15 अगस्त को करो। तो 1 महीने में आजाद कर गया आपने। वह 3 जून को दिया, 2 महीने, 3 जून को दिया, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 15 अगस्त को अपने आजाद थे, क्योंकि माउंटबेटन की लकी डेट है। उसने कहा कब किया जाना? उसने कहा 15 अगस्त। तो क्यों? तो उसने कहा 15 अगस्त को मैंने जापान से सरेंडर करवाया था, इस डेट का मेरे लिए महत्व है, इसलिए भारत को आजाद कब कर दिया जाए। एक और बात बताऊं, ध्यान रखना, पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आजाद हुआ है। पाकिस्तान कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1945 को भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। पाकिस्तान 14 अगस्त को नहीं हुआ। पाकिस्तान कब हुआ है? 15 अगस्त को। यह तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी पहली आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 मनाया, अपनी दूसरी आजादी का दिन 15 अगस्त 1948 मनाया। तीसरी बार उनके 14 अगस्त को त्योहार था, कोई मुस्लिम त्योहार, इसलिए वो खुद ही चेंज करके इन्होंने कहा इस बार 14 को मनाएंगे। और एक बार मना लिया, उसके बाद उनके रिवाज 14 के पड़ गया। बाकी उनके आज भी 14 अगस्त को जब वो अपना आजादी का दिन मनाते हैं तब बाकायदा भाषण देते हैं, और उस भाषण में जिन्ना बोल रहा है, जिन्ना का पहला भाषण सुनाते हैं, उसमें जिन्ना बोल रहे हैं कि आज 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ है। ये बात आजकल वो सुनते 14 अगस्त को है। आजकल कब सुनते हैं? और कोई थोड़ा सा दिमाग लगाए कि एक देश के 2 टुकड़े हो रहे हैं तो एक ही तो दिन होंगे। फिर कोई आके बुद्धिजीवी आके बाद वैसी बात करता है कि सर आधी रात को किया था। मैं कहा अच्छा, एक सेव है, उस सेव को बीच में से काटना है, तो 11:59 पे तो काट दिया पाकिस्तान को, और भारत वाले इसे कहा कि 1 मिनट प्लीज होल्ड कर, बाद में गिरना तू इधर। अपने दोनों ही कब आजाद हुए थे? 15 अगस्त को आजाद हुए थे। पाकिस्तान भी 15 अगस्त को हुआ था। तो अब 15 अगस्त हो गया अपना आजादी का दिन, जबकि जब तक अपने आजाद नहीं हुए थे तब तक आजादी के दिन क्या मनाते? अब 26 जनवरी ने कहा मेरी क्या गलती है, तुम ऐसे कैसे मना गए? तो हमने कहा कि चुप रहो, किसी को बताना नहीं है। अपने देश का संविधान कब बनाएंगे? 26। वो संविधान बनाने बैठे, वही बन गया 26 नवंबर। तो उन्होंने कहा बस ये बात कमरे से बाहर जानी, हम लागू कब करेंगे इसको? तो लागू किया 26 जनवरी, इसलिए उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। इसको अपने बोलने लगे इंडिपेंडेंस डे। तो 26 नवंबर ने कहा मेरी क्या गलती है, दी बन गए तो, इसलिए 26 नवंबर को हमने कह दिया विधि दिवस। क्या कहा? लो डे, विधि दिवस कह दिया हमने। ये तो 2015 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। मोदी जी उस जयंती में बोल रहे थे और भाई बोलते बोलते बोल गए कि मित्रों आज ये संविधान दिवस है। लोगों नीचे उतरते कहा मोदी जी ये विधि दिवस होता है। अरे का मरा दिया, चलो मैंने कह दिया तो आज के बाद इसको क्या बोला जाए, इसलिए संविधान दिवस 2015 के बाद घोषित किया गया। कब घोषित किया गया?
तो अब तो 26 नवंबर को हम क्या बोलते हैं? संविधान दिवस। और उसको क्या बोलते, 26 जनवरी क्या हो गया हमारा? गणतंत्र। और ये क्या हो गया हमारा? स्वतंत्रता। जबकि 26 नवंबर को पहले हम क्या बोला करते? तो आजादी से पहले हम आजादी का दिन कब मनाया करते? तो 26 जनवरी को किसने झंडा फहरा दिया? जगनराज चौपास ने। याद रहेगी बात। बता रहा था कि 1942 में गांधी जी शुरू कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। और हीरालाल शास्त्री का कहना है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। उनका मानना था कि यार आंदोलन में भाग लेने का मतलब है कि गांधी जी ने कहा राजा महाराजा शासन छोड़ दे, तो राजा महाराजा शासन कैसे छोड़ देंगे? तो उनकी बात समझ में नहीं आई, तो उनका आंदोलन में भागे। हीरालाल जी बॉम्बे से जयपुर आए तो भाई पूछा प्रजामंडल वालों ने कि हाँ भाई हीरालाल जी बताओ क्या करना है? हीरालाल जी ने कहा भाई अपने आंदोलन में भागे। पर हर संगठन में सारे लोग एक विचार के तो नहीं होते, कुछ अलग विचार के थे। उन्होंने कहा अच्छा क्यों नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसी ऐसी बात है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, अपने नहीं लेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा हम तो भागे लेंगे। अब प्रजामंडल में दो फाड़ हो गए। हीरालाल शास्त्री का कहना है कि भागे नहीं लेंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि हम भागे। तो हीरालाल जी ने कहा भाई प्रजामंडल तो नहीं लेगा, जिसको भाग लेना प्रजामंडल से बाहर निकलो। उन्होंने कहा हम तो तैयार बैठे हैं, किसको रहना है तुम्हारे साथ? तलाक 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 है बस। और हम हमारा अलग मोर्चा बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम आजाद है। हम क्या है? तो उन्होंने बना लिया आजाद मोर्चा। क्या बना लिया? अब आजाद मोर्चा तो भाग ले रहा है और प्रजामंडल भागे। तो प्रजामंडल पे दबाव पड़ने लगा, लोग पूछने लगे अच्छा प्रजामंडल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाता, इसका मतलब प्रजामंडल किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ है। तो अब प्रजामंडल वाले बेचारे आगे हीरालाल जी कहते हीरालाल जी मार्केट में थू थू हो रखी, एकदम धूड़ धानी हो गई अपनी, और लोग कह रहे हैं कि आप तो किसके समर्थक हो, अपने भी कुछ ना कुछ तो करो। तो हीरालाल जी ने कहा कि अपने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। आजाद मोर्चा चला रहा था, अब प्रजामंडल ने कहा हम भी भारत छोड़ो आंदोलन में भागे ले। उस समय जयपुर में एक प्रधानमंत्री हुआ करते जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था? इन्हीं के नाम पर है एमआई रोड। जयपुर में एमआई रोड है, तो एमआई रोड का पूरा नाम क्या है? मिर्जा इस्माइल रोड। कौन थे ये जयपुर के? इन्होंने हीरालाल जी को बुलाया। हीरालाल जी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। हीरालाल जी कौन थे? प्रजामंडल के। तो हीरालाल जी को बुलाया कि हीरालाल जी आओ कभी हवेली पे, बैठ के चाय पे चर्चा करते हैं अपने। तो प्रजामंडल के अध्यक्ष तो कौन है, और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साहब ने बुला कहा कि हीरालाल जी मैं क्या सुन रहा हूं, ये मैं सुन रहा हूं कि प्रजामंडल अब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेगा। हीरालाल जी ने कहा क्यों नहीं लेगा, तुम अंग्रेजों का सपोर्ट करते हो, यदि राजा अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे तो हम अंग्रेजों क्या करेंगे? विरोध। और अंग्रेजों के विरोध में हम आंदोलन कौन सा चलाएंगे? भारत छोड़ो। मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद जयपुर रियासत अंग्रेजों का सहयोगी नहीं। अब बताओ, हीरालाल जी का मान लिया ये तो, लेकिन हमारी कई दिनों से एक डिमांड है उत्तरदायी शासन की स्थापना। कैसे शासन की स्थापना? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट? प्रजामंडलों की सबसे मुख्य मांग ये थी कि राजा के राज में जनता की कोई भागीदारी नहीं है। राजा के राज में जनता की भागीदारी, भाई होता क्या था कि राजा है, राजा कैसे बनेगा? बाप के मरने के बाद उसका बेटा राजा। राजा के मंत्री कैसे बनेंगे? तो राजा कहता मेरा भाई बन जाएगा गृह मंत्री, बेटा बन जाएगा विदेश मंत्री, भतीजा बन जाएगा खाद्य मंत्री, साले का बेटा बन जाएगा सूचना प्रसारण मंत्री, साली की बेटी की ननद का भांजा फलाना ये बन जाएगा। मतलब घर घर के तो बनते थे, इसमें जनता का कोई भी पार्टिसिपेशन। अब मान लो किसानों पर कर बढ़ाने हैं कि भाई किसानों पे कर बढ़ा दो, सारे घर घर वाले बैठे, उन्होंने कहा बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। किसानों से तो पूछा ही नहीं। किसानों का यह कहना था भाई हमारे से संबंधित फैसले लिए जाए तो हमसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए इसका मतलब हमारे क्या होने चाहिए? मंत्री। तो किसानों का यह मानना था या जनता का यह मानना था कि राजा सीट पे बैठा रहे, हमें राजा से कोई भी दिक्कत नहीं, पर राजा के जो भी मंत्री होंगे वो किसके अंदर से बनाए जाए? और यदि वो जनता के अंदर से बनाए जाएंगे तो जनता के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी। जनता के प्रति क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसी जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी हो जाएगी? रेस्पॉन्सिबल। तो प्रजामंडलों की सबसे मुख्य मांग क्या थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी। आई बात समझे? तो इनका इतने दिनों से चीख चीख के कह रहे हैं कि उत्तरदायी शासन लाओ, उत्तरदायी शासन लाओ। मानिए आपने बात। मिर्जा इस्माइल ने कहा अब मान लेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे, जनता के अंदर से क्या बना देंगे हम? मंत्री। और कुछ बताओ? क्या एक वो कोई छोटा मोटा हम यदि धरना प्रदर्शन करते हैं ना, छोटा मोटा शांतिपूर्ण जुलूस भी निकालते हैं, आप पकड़ लेते हो भाई साहब? मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद नहीं पकड़ेंगे। और कोई समस्या तो बताओ? क्या एक ये भी होता है कि उधर बिहार यूपी हमारे दोस्त रहते हैं कई, जो अंग्रेजों को मार पीट करके जयपुर आ जाते हैं,
उनको ये लगता है जयपुर भारत में तो आता नहीं, जयपुर चल लेते हैं, वहां अपने को कौन पकड़ेगा, हमारे घर पे आगे रुक जाते हैं। पर आप न केवल उसको पकड़ते हो बल्कि हमें और पकड़ लेते हो। मिर्जा इस्माइल ने कहा धीरे बोलो, आइंदा के बाद कोई आए तो चुपचाप घर पे रख लेना, न तो उसको पकड़ेंगे ना अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। आप शांतिपूर्ण धरना जुलूस प्रदर्शन कुछ भी कर सकते, वहां से जो भी आएगा उसको हम गिरफ्तार नहीं, आप उसको क्या दे सकते हो सर। और बताओ हीरालाल जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो, हीरालाल जी का इतना ही था सा, और तो कुछ ही नहीं, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ कि हाँ वो क्या क्या था आंदोलन आपका, सर भारत छोड़ो आंदोलन, वो नहीं करना। हीरालाल जी ने कहा ठीक है साहब, भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। तो किस किस के बीच में समझौता हो रहा है? मिर्जा इस्माइल कौन है? जयपुर के प्रधानमंत्री। हीरालाल शास्त्री कौन है? प्रजामंडल के। दो जेंटलमैन के बीच समझौता हो, इसलिए नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम है? अब एक दूसरा सुनना। गांधी जी ने 1930 में एक आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा। कौन सा किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम। दांडी यात्रा पता है? दांडी, दांडी नाम सुना होगा। नमक बनाने के लिए गांधी जी ने एक यात्रा निकाली, उस यात्रा का नाम क्या है? दांडी यात्रा। उस दांडी यात्रा से जो गांधी जी का आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? 1930 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हो गया? 12 मार्च 1930 के नवंबर में, 1930 के नवंबर में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा था। क्या होने जा रहा था? पहला एक गोल मेज के चारों तरफ बैठ के बात होनी थी, तो उसको क्या बोलते हैं? गोलमेज सम। अपने भारत में अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? इरविन ने गांधी जी को कहा, गांधी जी यहां आंदोलन करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लीज लंदन जाओ, लंदन जाके वहां बात करो राजा से, वहां बात करो प्रधानमंत्री से, तब कुछ मिलेगा, यहां आंदोलन करने से कुछ भी मिलेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो हाथ में प्रधानमंत्री के राजा के। गांधी जी ने कहा कि ना, साडा हक। गोलमेज सम्मेलन निकल गया। अब आ गया 1931, वापस मार्च आ गया। मार्च से मार्च, एक साल हो गया आंदोलन चलते हुए। वापस नवंबर के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आने वाला है 1931। कौन सा? 1931। वापस का इरविन ने वापस बुला के, बापू नहीं पार पड़ेगी यहां, प्लीज लंदन चले जाओ, आंदोलन आपका बंद कर दो। इसलिए गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसका नाम है गांधी इरविन समझौता। क्या नाम है? 5 मार्च 1931। कब होता है? एक सिंपल सी बात की गई कि हम आंदोलन बंद कर देंगे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। आंदोलन बंद कर देंगे और गोलमेज सम्मेलन में, पर आंदोलन में हमारे जितने भी लोग गिरफ्तार किए इनको छोड़ दो। अंग्रेजों का ठीक, आंदोलन में जो भी लोग गिरफ्तार किए गए उनको हम छोड़ दें, बशर्ते वो किसी हिंसा में शामिल नहीं हो। किसमें शामिल नहीं हो? वायलेंस नहीं की होनी चाहिए उन्होंने। अहिंसक कार्यकर्ताओं को जिनको भी गिरफ्तार किया गया उनको क्या कर दिया जाएगा? तो अंग्रेजों ने अपने जितने भी अहिंसक कार्यकर्ता थे उन सबको क्या कर दिया? छोड़। अंग्रेज जब भी ऐसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा करते तो राजाओं पे दबाव पड़ता, तो राजाओं को भी फिर अंग्रेज कहते यार तुम्हारी जेल में भी कोई ऐसे बंद है उनको छोड़ दो। ये सब ऐसे ही तो है भैया, किसी बम थोड़ी फेंक रहे थे, मीटिंग करनी है और आपने इनको क्या कर लिया था? पकड़ लिया। तो 1931 में इन तीनों को भी छोड़ दिया। किस किस को? सजा तो इनको 5-5 साल की वैसे भी थी, पर वो अंग्रेजों के चक्कर में पहले ही छोड़ छाड़ दिया। अंग्रेजों ने छोड़ा तो राजाओं ने कहा अपने छोड़ दो। ये बाहर आए, बाहर आते इन्होंने कहा मीटिंग करेंगे। राजा ने कहा तुम मान जाओ रे, करके दिखाओ जोधपुर में। इन्होंने कहा जोधपुर में नहीं करेंगे। तो कहां करोगे बाद में मीटिंग? का अजमेर। कहां करेंगे? अजमेर में राजाओं का राज। अजमेर में किसका राज? अंग्रेज बापड़े भले आदमी, वो मीटिंग के लिए आपको रोकेंगे। तो व्यास जी ने कहा अपने मीटिंग कहां करेंगे? तो लोगों ने कहा आज इतनी दूर कौन जाएगा, ये कोई मतलब होता है यार, ऐसे तो कहीं मीटिंग कर लोगे, हम तो वहां पे नहीं जाए। तो व्यास जी इंटेलिजेंट आदमी थे, व्यास जी ने कहा मीटिंग अजमेर में नहीं है, मीटिंग है पुष्कर। मीटिंग कहां पर है? और मीटिंग भी पुष्कर में कार्तिक के महीने में। कौन से महीने में? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में मेला होता है। ये दिवाली के आसपास मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा वाला। और व्यास जी ने कहा कि कोई मीटिंग नहीं है, पुष्कर नहान करने जा रहे हैं। नहान होता है, नहान पुष्कर में झील में स्नान करते हैं। तो व्यास जी ने जोधपुर में लगाई है गाड़ी का, पुष्कर 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 फ्री फ्री फ्री। तो बस में बिठा के कार्यकर्ताओं को कहां पे लेके आ गए? तो इसका पहला अधिवेशन कहां बुलाया गया?